ईरान में हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं और जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ डील करना लगभग असंभव सा लग रहा है। और इसके साथ ही ट्रंप ने अपनी 1/3 एक तिहाई नेवी की जो उनकी सेना है, नेवी को भेज रखा है ईरान के पास। इसका मतलब यह है कि मामला काफी गंभीर होता जा रहा है और युद्ध कभी भी हो सकता है। ये तो बिल्कुल तय है कि ईरान अपना परमाणु संरक्षण जो भी उनका प्रोग्राम चल रहा है उसको वो बंद करने वाले नहीं हैं। बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन जो ईरान ने कहा है कि वो अपना परमाणु प्रोग्राम उसको बंद नहीं करेंगे, उसको लिमिट नहीं करेंगे। साथ में जो अभी यूएस की तरफ से बात आई है, मार्को रूबियो ने जो बोला है कि ये डील करना लगभग असंभव लग रहा है, ये इसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि वॉर कभी भी हो सकती है। अभी इसको समझने के लिए कि ये वॉर होगी तो कब होगी और इसमें रशिया और चाइना ईरान का साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये सारी बातें हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा साहब। थैंक यू सो मच कि आप हमसे कनेक्ट हुए। वोहरा साहब, आप हमें थोड़ा बताएं कि ये जो स्टेटमेंट आया है मार्को रूबियो का, उसको आप कैसे देखते हैं। उनका कहना है कि ये डील लगभग असंभव है, जिनेवा में बात होनी है, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि ये डील होना लगभग नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत गहरे प्रश्न पूछते हैं, जवाब देने में सोच समझ के देना पड़ता है। जी ये इतने सारे जो युद्धपोत अपने एसेट्स वहां पर भेज दिए हैं उस इलाके में, तो मेरा नहीं ख्याल छोले खाने के लिए गए हैं वहां पर, यहाँ कोई डांस करने के लिए वो गए हैं वहां पर। ये मैंने देखा है। मैं 52 साल मेरी कूटनीति में हो गए हैं और 74 साल की मेरी उम्र है। तो जब इराक पे भी हमला किया था तो ये जी ओवरनाइट नहीं, बहुत देर से वहां तैयारी चल रही थी। इनके फोर्सेस को इन्होंने अलर्ट पे रखा था, नई सामग्री आई, नए मोबिलाइजेशन हुए, तब जाके ठोका था। जिन लोगों को कुछ मालूम नहीं है फौज के बारे में, वो पैलेस्टाइन की बात करेंगे। इसमें पैलेस्टाइन का कोई लेना देना नहीं है इस जी जंग में। बेसिक इशू ये है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और बेनिमिन बीबी नेतन्याहू जो अभी आए हैं होकर वॉशिंगटन, जो उन्होंने कहा, जिनसे मैं मिला हूँ, बाय द वे ही स्पीक्स हिज माइंड। उन्होंने एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से कही है। उन्होंने ये कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स नो, नो, नो। न्यूक्लियर वेपन नो, नो, नो। सपोर्ट जो आप देते हैं वहां पर हुती, हमास, हिजबुल्लाह वगैरह को, नो, नो, नो। जी ये तीन चीजें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कही थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही बात की है। मार्को रूबियो ने बड़ी क्लियरली ये कहा है कि अब वो टाइम जा चुका है जब हम ये करेंगे वो करेंगे बातें होती थी। अब जी हमारे पूरे एसेट्स मोबिलाइज्ड हैं और अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप फैसला करता है हम ठोकेंगे। यहां तक कि ईरान इतना घबराया हुआ है, अब कहता है कि मैं डाइल्यूट कर दूंगा अपने एनरिच्ड यूरेनियम को, उसको ब्लेंड करते हैं ताकि वो न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेड से कम हो जाए, डरा हुआ है। फिर जो नातान्ज की जो उसकी फैसिलिटी है, उसकी नॉर्दर्न और सादर्न टनल को सील कर दिया है, क्योंकि सर उसको पता है कि आपने शायद इस देश का नाम सुना होगा, हमारा पड़ोसी है, उसको जिहादिस्तान कहते हैं, नहीं कुछ और नाम है, पाक पाक ऐसा ही कुछ कहते हैं उसको, मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ। तो वहां पर जब हमने नूर खान एयरबेस को ठोका था अंदर से, तो आपको पता है कि उसको बिल्कुल दबा दिया उन्होंने, क्योंकि रेडिएशन वहां से लीक हुआ था। तो ईरान ये जानता है कि अगर जहां जी पर हमारा असला है रखा हुआ, जैसे कि नातांज में, और अगर वहां पे हमला हुआ अमेरिकन का, ये रेडिएशन बाहर जाएगा, तो सील कर दिया। क्योंकि हमला अब जैसे नूर खान एयरबेस पे हुआ, ऐसे मैं बता देता हूँ, बिकॉज मैं आई बीन डीलिंग विद एटॉमिक एनर्जी। जब मैं सर्विस में था, मैं डेपुटेशन पे था, जी अगर वहां लीक हुआ है तो 10,000 साल के लिए आप भूल जाइए कि वहां पे कोई रह सकता है। सेम थिंग विद ईरान। सो फाइनल कंक्लूजन, क्या डोनाल्ड ट्रंप ठोकेगा? यस। एविडेंस क्या है? इतनी सारी सामग्री वहां इकट्ठा नहीं करता। दूसरा, ईरान उसको डिफाई कर रहा है। ये जी कहनी बेवकूफी की डिफाइंस है। समझौता कर लेता, बच जाता, नहीं अब बचेगा। और अब बचने का टाइम खत्म हो गया। अब समझौता मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये डाइल्यूट करूंगा, यहां रखूंगा, ऑल दैट इज अ गेम नाउ। हाँ, वो गेम हो चुका। 1/3 आर्मी ऑलरेडी यूएस की वहां पर है, नेवी वहां पर है, जो काफी बड़े संकेत है कि वॉर कभी भी हो सकती है। वैसे हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत साहब भी हैं, विदेशी मामलों के जानकार। सैयद जवाद वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और निपुण आलम बयान जो कि विदेशी विशेषज्ञ हैं विदेशी मामलों के। तो हमारे पास एक पैनल है जो हमें मदद करेगा ये समझाने में कि चल क्या रहा है मिडिल ईस्ट में। अभी एक जो खबर आई है, जवाद साहब के पास जाएंगे, सैयद जवाद साहब के पास सबसे पहले, कि ईरान ने भी वहां पे अपने प्रैक्टिसेस शुरू कर दिए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। उनका सैन्य प्रशिक्षण और नेवी के प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, वो अपने एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो जवाद साहब, अभी आपने सुना होगा, अभी बता रहे थे दीपक वोरा साहब की वॉर तो होगी
थी और किसी भी वक्त यूएस ईरान पर हमला कर सकता है, और उन्होंने उसकी कोई बात नहीं मानी। अगर उन्होंने बात मानी होती तो शायद इसको दबाया जा सकता था। जवाद साहब, पहला आपकी प्रतिक्रिया आप दे दें 30 सेकंड में या 1 मिनट में, फिर हम दूसरे गेस्ट के पास जाएंगे, फिर डिटेल में इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे। जी सैयद जवाद साहब, आपके पास हमारी आवाज आ रही है? सैयद जवाद, मेरे ख्याल से वो ट्रैफिक में हैं और वहां से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। तेजावत साहब, आपसे एक प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद निपुण जी के पास चलेंगे। जी, मैं बहुत फिलहाल छोटी प्रतिक्रिया दूंगा, फिर हम इस बात को आगे जी। बढ़ाएंगे। यह तो सच है कि इतना बड़ा उन्होंने असला यहाँ पे गया है, बहुत सारे वॉरशिप्स वगैरह आए हैं, तो अमेरिका की कुछ तो है कि कुछ बड़ा होगा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि वाजपेयी साहब के टाइम में बहुत सारा पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमने इकट्ठा कर लिया था, पर लड़ाई हुई ये जरूरी नहीं है। पर इस बार मैं दीपक साहब के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत कुछ किया है और अमेरिका का अभी फायदा इसी में है। अगर इस समय ईरान को नहीं दबाया गया तो फिर अमेरिका के बस का कभी नहीं है उसे दबाना, यह सच जी। है। नगीन साहब जी, निपुण जी, पहली प्रतिक्रिया आप कैसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है ईरान में? और ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सबकी नजर बनी है, सबसे अभी अहम जगह बनी हुई है। नहीं, देखिए, मेरे पूर्ववर्ती और दोनों ही अनुभवी हैं। दीपक बोरा सर के साथ तो मैं कई बार डिबेट्स में बैठा हूँ, तो उनका तो एक अलग ही बात रहती है। चलिए, मैं उसी बात को ऐड ऑन करूंगा। देखिए, निश्चित रूप से जब इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किसी देश के पास में होता है, तो ये संभावना लगाना कि वॉर नहीं होगा, मुझे लगता है गलतफहमी होगी। निश्चित रूप से वॉर की पॉसिबिलिटीज बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है नागेन जी, कि वॉर की पॉसिबिलिटीज बनने की केवल वजह ये मिलिट्री बिल्डअप ही नहीं है। देखिए, अमेरिका जानता है कि पूरे विश्व में अगर उसकी आंखों में कोई चुभता हुआ कोई है तो वो केवल ईरान है। और केवल इसलिए नहीं कि वो अमेरिका के साथ इशू क्रिएट करता है, वो इजराइल के साथ सबसे बड़ा। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि अपने टेन्योर में वो इजराइल की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। इसका बड़ा रीजन केवल ये नहीं कि आपका मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बिल्कुल आपका जो ज्यूस कम्युनिटी है उसके नजदीक अपने आप को शो करते हैं। आप अंदर भी देखेंगे तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनका पूरा कोशिश है कि जो व्हाइट मैन क्रिश्चियनिटी है और साथ में ज्यूस कम्युनिटी एक हो जाए। तो मुझे लगता है कि अपने पूरे टेन्योर के दौरान वो किसी भी तरीके से, और इस समय का जो दौर है या इस समय के जो हालात हैं, जो दुनिया एक क्योस की कंडीशंस में गुजर रही है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा क्या है, उचित समय है कि इस समय वो अटैक करें, क्योंकि रशिया ऑलरेडी एक स्थिति अलग तरह की उलझा हुआ है, सेशन झेल रहा है। देखिए, अमेरिका के साथ जैसे हमारी डील हुई है और हमारे तेल को लेकर क्राइसिस क्रिएट हुआ, तो रशिया में आप देख रहे होंगे बेचैनी सी है। उनके विदेश मंत्री के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो बड़े बेचैन कर देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्थिति जो है इस समय अमेरिका के फेवर में है। और मेरा जो अनुमान या पिछले सालों का जो अनुभव है वो ये कहता है कि अमेरिका ऐसे मौके को चूकने वाला नहीं है। जी, ठीक है। सैयद जवाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जवाद जी, आप सुन ही रहे होंगे कि बाकी के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोल रहे थे ईरान के बारे में। अभी आपका क्या सोचना है, कैसी स्थिति है? आपको लगता है कि ये अटैक होगा ट्रंप का? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, वॉर तो सामने खड़ी है और ये वॉर हो करके रहेगी। हाँ, ये वक्त लग रहा है, लोग अपनी पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं, कंट्रीज अपनी अपनी पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं कि कौन किस तरफ रहेगा। क्योंकि ये जो वॉर होने जा रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वॉर को सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो कतर के अंदर जो मिलिट्री बेस्ड है अमेरिका का और जो अलग अलग जगह पे मिलिट्री बेस्ड है, ईरान उस वक्त भी हमलावर होगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आप देखेंगे जा करके, तो चाइना एक तरफ ये चाहेगा और रूस ये चाहेगा कि किसी तरीके से अमेरिका को इस वक्त वॉर के अंदर घसीटा जाए, क्योंकि ये वॉर लंबी चलने वाली है। ये वॉर ऐसा नहीं है कि आप जाएं, आप देखें अफगानिस्तान के अंदर तो प्रॉपर एक ट्रेनिंग मिलिट्री की ऐसी थी भी नहीं, उसको निकलते निकलते इनको 18 से 20 साल लग गए। यहाँ तो ईरान के पास उसकी वेल ट्रेन्ड आर्मी है, उसके पास उसकी एयरफोर्स है, उसकी नेवी है,
काफी उनके पास जो है सपोर्ट मिल रहा है। और इधर से अगर आप देखेंगे तो ना जी यमन के अंदर ये वॉर रुकेगी, उधर से हुतीज हिजबुल्लाह भी कूदेंगे अगर ईरान के ऊपर हमला होगा। और जी चाइना का तो सपोर्ट है, अभी देखिए J20 जो ठीक है। थंडर्स हैं नहीं हाँ वो हमने देने जा काफी रहा है चाइना खुले तौर पे, रूस खुले तौर पे फुल सपोर्ट में खड़ा होगा, उसकी जी पुष्ट पे खड़ा हुआ है। हाँ और इस अगर ये पे वॉर होगी पूरे मिडिल ईस्ट को चपेटे में लेगी। ये जी सिर्फ जवाद वॉर साहब एक ये साल तक नहीं रहेगी। ये बात आपकी जायज है, लेकिन इस पे थोड़ा सा जाते हैं। अभी हम देख रहे थे दीपक वोरा साहब हाथ हिला रहे थे, वो उनकी जो बात होगी वो चाइना और रशिया के सपोर्ट पे होगी और ईरान के एयरफोर्स पे भी जरूर होगी। जी वोरा साहब जी मैं ये ईरान की एयरफोर्स की इन्होंने बात की है, शायद मैं चाहूंगा सर आप थोड़ा सा जानकारी हासिल कर दें। 45 साल से कोई उनके पास लड़ाकू विमान नहीं आया है। जो अमेरिकन पड़े हुए हैं इनके पास बहुत पुराने जहाज, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है। तो ये आप चीज समझ लीजिएगा सर कि कोई एयरफोर्स नहीं है वहां पे, अभी तक उसका प्रयोग नहीं किया गया है। मिसाइलें दागी हैं, हवाई जहाज इनके उड़ नहीं सकते हैं सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज आपने बात की है चाइना और रूस की। रशिया की कितने सिपाही भेजेगा चीन या रूस वहां पर? कितने? 1 लाख 2 लाख मरने के लिए? सवाल नहीं पैदा होता सर। अब आप मुझे कुछ कहने दीजिएगा ताकि मैं ये बांट सकूं अपने जो कॉलीग्स हैं उनके साथ। जी ईरान का आज कोई मित्र नहीं है दुनिया में। ईरान इज नॉट अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री। वो तो 17,000 किलोमीटर दूर है इसराइल से। उसको क्या तकलीफ है? पैलेस्टीनियन उसके चाचा है, दामाद है, ससुर है। ही डजंट केयर। बस वो चाहता है कि मैं शिया देश हूं, मेरा दबदबा बना रहे इस एरिया में। अब मैं आपको बताता हूं, 1979 में वो वहां था जब शाह ईरान को मार मार के बाहर निकाल दिया था। राइट सर? वो आयतोल्ला खोमेनी आए थे, क्या बोले कि ये तो शुरुआत है इस्लामिक रेवोल्यूशन, अब सारी दुनिया इस्लामिक बनेगी। और फिर जितने अरब देश थे सब मिल गए। उसके पास के एक व्यक्ति होता था, नाम सुना होगा आपने, उसको सद्दाम हुसैन कहते थे। तो जी सद्दाम हुसैन के पास जाके बोले ठोक इन मुल्लों को। सारी दुनिया ने सद्दाम साहब की सपोर्ट किया था, सिर्फ सीरिया और लीबिया ईरान के साथ खड़े थे। नहीं हुआ, खत्म हो गई वो बात, दौर गुजर गया। फिर 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ, याद है आपको? जी उसमें इस मुल्ला जो बैठा हुआ यहाँ पर अभी, जो भी इसका नाम है, क्या बोला था इसने कि ये अरब स्प्रिंग नहीं है, ये इस्लामिक स्प्रिंग है, अब इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। और फिर क्या हुआ सर? जितने अरब देश थे सब इकट्ठे होके बोले इसका दिमाग खराब हो गया, ठोको इसको। नाउ द जी रियलिटी इज सब इस समय ईरान अकेला है। सीरिया भी उसके साथ है। आपको पता है सीरिया का पहले जो होता था बशार अल असद, वो दोस्त था खमेनी का। कहाँ है वो आजकल सर? मॉस्को में शायद सुनता है हाँ कैवियर। लेकिन एक टेररिस्ट को वहां पर बना दिया, अल शरा एक टेररिस्ट को आपने सर वहां सर पे सर आई एम नॉट प्रेसिडेंट आर्ग्यूइंग बना सर, दिया, जियो जिसको पॉलिटिक्स में यूएस खुद आप मानता था एक सर टेररिस्ट। सर जियो पॉलिटिक्स में आप धर्म की बात करते रहिए, कल सुबह तक मैं बैठा रहूंगा सुनता रहूंगा। ये नहीं जी होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसमें हाँ कुछ नहीं चलता है सर। मुझे बहुत 52 साल कूटनीति में हो गए हैं। जी तो ये हमने देखी है दुनिया की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सो उसको बना दिया कि नहीं बना दिया सर? किसने बनाया उसको? यूएस ने बनाया अमेरिका ने जी। बनाया। तो अब वो सपोर्ट करेगा ईरान को सर? सवाल नहीं नहीं पैदा होता। उसका कोई पहली सवाल बात। नहीं होता कि तो सीरिया अच्छा, अब सीरिया का दूसरा कोई दूसरा सपोर्ट सुनिए होगा सुनिए जी। सुनिए सर, लीबिया किसने बाहर निकाला था? गद्दाफी को किसने निकाला था सर? जवाद जी पश्चिमी देश आएंगे, ने। आपके पास आएंगे जी। और वो सपोर्ट करेगा अब ईरान को? ईरान इज अलोन। प्लीज ये साफ स्पष्ट, मैं तो रहा हूं सर उस एरिया में 20 साल, जी जी कोई जी दोस्त नहीं है उसका। ठीक है, जवाद अब जी से देखता एक हूं बार, क्या होता है। जवाद जी का क्या कहना है जी, प्लीज बताइए। सर चाइनीज जो है अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। अभी ईरान के ऊपर आपने देखिए किस तरीके से जो पूरा सैटेलाइट एक घूम रहा था, जिस तरीके से पूरा रिवोल्ट करने की उन्होंने कोशिश करी ईरान के अंदर, पूरी यूएस ने हर तरीके से कोशिश कर ली कि वहां पे सत्ता का परिवर्तन हो जाए, रिजीम चेंज हो जाए, नहीं हो जी पाया। आप भी जानते हैं इस चीज को। और यूएस के अंदर इस तरीके की खुद उनके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यूएस खुद कूदना नहीं चाह रहा। वो जानता है कि अगर मैं इस जंग में कूदूंगा बहुत महंगी जंग पड़ेगी ये, और खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अंदरूनी तौर पे मुखालफत भी खड़ी होगी। और अगर जंग लंबी चलती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को होगा तो वो चाइना होंगे और रूस होंगे। वो तो चाहेंगे कि अमेरिका को किसी सूरत में घसीटा जाए और ये वॉर जी लंबी चले। और अगर वॉर लंबी चलेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान जो, इसीलिए अगर हमला करना होता तो आपने देखा तो उन्होंने जंगी बेड़ा अपना भेजा था, फिर उसके बाद वापस ले लिया कि फौरन वापस हटो, फिर दूसरा भेज रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। और उधर अब चाइना जो है, सुनने में यह आ रहा है कि चाइना के साथ ईरान की एक अलग डील हो रही है। वो जो है अपने GF-20 या जो है अपने जो है एयरक्राफ्ट उनको देना चाह रहे हैं।
बात जी चल जी रही है जी पीछे बैकडोर पे। देना तो चाह रहे जवाब साहब, लेकिन वो इसमें कितना जल्दी मिल देखिए, पाएगा ईरान को, सुनिए वो भी सुनिए तो एक सवाल है। नागेंद्र जी, देखिए सुनिए पूरी बात। स्टेज सज रहा है, स्टेज सज रहा है, सज चुका है। जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो अपनी पोजीशन डिसाइड कर रही हैं जी कि कौन किस तरफ रहेगा इस वॉर में। जी जैसे ही ये चीजें डिसाइड होंगी, यूएस तो आपके सामने खड़ा हुआ एक फेस के तौर पे। पीछे कौन लोग हैं, कौन चाहता है वॉर हो, वॉर का मकसद क्या है, क्या है ईरान के पास। चलिए ऐसे तो वॉर बताइए, का आपने अब जो है इराक के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि आपके पास यहाँ पे वेपन है, जिससे जो है बड़ा क्या मिला आपको। जी आप तबाह करते चले जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आपके खिलाफ जो है लोग खड़े हुए हैं, एहतजाज हुआ। क्या गाजा के अंदर जो जुल्म और ज्यादती करी पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में जी एहतजाज हुआ, किसके खिलाफ हुआ, किन लोगों ने करा। हाँ, वेपन ऑफ सब मास खड़े हुए डिस्ट्रक्शन बोल आकर करके के किसकी बात काफी काफी देशों पे हमला हुआ, काफी कुछ हुआ है है? मिडिल ईस्ट में। 17 से 18 लाख लोगों को, ये नागेंद्र सिंह जी, 17 से 18 लाख लोगों को मारा गया इराक के अंदर। पूरी दुनिया तमाशबीन की तरीके तमाशा देखती रही। कहां चले गए थे इंसानियत के बड़े बड़े ढकोसलेबाज, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े लोग आकर के जो यूनाइटेड नेशन के अंदर तकरीर करते हैं, ह्यूमन जी राइट्स की बात करते हैं, कहां चले गए। अफगानिस्तान में मारा, क्या हम अफगानिस्तान ईरान में और जूते खा यूएस करके की बाहर बात कर निकले। रहे हैं? उसके बाद जूते खा करके जो है वहां से भी निकले, और एक नए तरीके की तानाशाही। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है ना, वो बॉस वाला है, वो रियल पॉलिटिशियन वाला नहीं है। वो पूरी दुनिया को बॉस की तरीके, एक कॉर्पोरेट का जो बॉस होता है ना, उसके लिए यस और नो का फैसला चलिए होता है, थोड़ा उसके सा लिए इसको प्रॉफिट वाला होता है। समझने की वो कोशिश रियल करते हैं। पॉलिटिशियन नहीं है, जी उनके जी लिए जी डील है। जी वो डील करना चाहते हैं लोगों के साथ, ठीक है। बिकॉज बिजनेसमैन हमेशा लीडर नहीं हो सकता, वो डीलर ही होता है। और वो डोनाल्ड ट्रंप साबित कर रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया का जो बॉस बनने का उनका सपना है ना, कि पूरी दुनिया को हम अपने तरीके से। इंडिया के साथ देखिए ने क्या करा, उन्होंने लगा दिया टैरिफ जाकर के कि नहीं जी हमारी चलेगी, चलिए हमारे आगे चलिए, कौन। ईरान पे स्टिक आई करते एम द हैं। बॉस नाउ, आई एम द ईरान बॉस पे ऑफ स्टिक करते एंटायर हैं और वर्ल्ड। परमाणु बम पे स्टिक करते हैं, क्योंकि इसराइल पे भी काफी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उस पे वेस्टर्न वर्ल्ड कभी सवाल नहीं उठाता। तेजावत साहब, पूरे सिचुएशन में आपने दोनों की बात सुनी। अभी जो पूरा मामला है वो तो ऑफकोर्स परमाणु बम का है, मिसाइल्स का है और अटैक का है। तो आप कैसे देखते हैं इराक में तो हम जानते हैं कि इराक में क्या हुआ था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर, लेकिन अभी ईरान में जो हो रहा है उस पर आप थोड़ा अपनी राय दीजिए, क्योंकि पूरी बात जो आती है वो फिर परमाणु बम पे आती है कि आप इजराइल के ऊपर भी सही यही सवाल आप उठा सकते हैं कि इजराइल में भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रहा है कि नहीं। वहाँ पे कभी भी कोई विजिट नहीं होती IAEA की, या जिस प्रकार का वहाँ पे नज़र रखनी चाहिए इस एजेंसी को वो वहाँ नहीं रखते, लेकिन ईरान पे रखते, वहाँ पे विजिट भी होती है। तो फिर ये इस तरह का माहौल क्यों ईरान के लिए? जी तेजावत साहब, फिर जाएंगे निपुण जी के पास। जी बिल्कुल। नागेंद्र साहब, देखिए, जो सैयद जज्जाद साहब और दीपक वोरा साहब, दोनों ही मुझे लगता है कि एक एक एक्सट्रीम लेवल पर हैं। और दीपक वोरा साहब के जितने भी तथ्य हैं वो तो सही है, इसमें कोई जी दो राय नहीं है। मैं आपको, क्योंकि अमेरिका का मसला है, तो एक अमेरिकन डिप्लोमेट की बात बताता हूँ। हेनरी किसिंजर साहब, वो एक बार उदयपुर आए थे और जगत मेहता साहब से मिलने आए थे। वोरा साहब तो दोनों को मिले होंगे, और उस समय मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तो किसिंजर साहब से मेरा मिलना हुआ। तो उन्होंने एक चीज ये बोली कि दरअसल डिप्लोमेसी का मतलब हमेशा तथ्य जानना और केवल मतलब वो क्या इन्फॉर्म होना काफी नहीं होता है। जी कई बार आपको बारीकियां देखनी पड़ती है कि आपका हित किसमें है। और अगर अमेरिका वहां फैलता है तो हम केवल इसलिए खुश नहीं हो सकते हैं कि वो सब मुल्ले हैं और मुल्लों को मार रहे हैं तो ठीक है। ये बहुत ही कम्युनल स्टैंड है, और वो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश के लिए कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। बोरा साहब के सारे फैक्ट सही है कि आज की तारीख में ईरान का कोई दोस्त नहीं है, ये सच है। और जो चीन और ये जो सैयद जज्बात साहब जो कह रहे थे कि चीन और रूस मदद में, कभी नहीं आएगा। चीन क्यों अपना बिजनेस खराब करेगा अमेरिका के साथ? उसके सारे ही वो माल है वहां खपता है, जी और क्यों वो अपने सैनिक भेजेगा वहां मरने? कभी नहीं आएगा। और जी वो कि वो मैंने ये नहीं कहा कि सैनिक भेजेगा, मैंने कहा वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वेपन्स, अपनी चीजें जो है वो शेयर करेगा। सॉरी, मैंने तेजावत साहब ये नहीं ठीक है। कहा कि वो अपनी आर्मी उतारेगा या देगा। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था हाँ, कि लेकिन technology जेट्स share जेट्स करेगा की भी बात कर रहे थे। अगर वो जेट्स भेजते हैं तो इसका एक मैसेज तो नहीं, पूरी दुनिया पे जाता मैंने ही है। ये कहा
मैंने मेरी कहा बात जेट डील हो रही है। मेरी ठीक है, बात मुकम्मल हो ठीक जाए है, तेजावत जी को सुन लेते हैं, उसके बाद हम तो जाएंगे, आपके पास भी जाएंगे निपुण जी के बाद जी। तो ये है कि भारत का इसमें कहाँ है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है वो भी कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, दीपक बोहरा से काफी आगे बढ़ के वो कह चुके हैं कि देखिए, अमेरिका ने हमेशा हमारे हितों को नुकसान पहुंचाया है। इराक से हम तेल खरीदते थे, वहां से हम बाहर हुए। वेनेजुएला से खरीदते थे, वहां पे हम पे शर्तें लाद दी गई। रूस से जब हम तेल खरीदने लगे तो हमें कहा गया कि आप वहां से मत खरीदिए। जी। ईरान से हमारा जो गैस पाइप वाला संधि हो रही थी वो नहीं होने दी उन्होंने। तो अगर अमेरिका यहाँ आता है और हम उसको हीरो की तरह कहते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से ये ठीक संदेश नहीं होगा कि हम अमेरिका को यहाँ, जो क्योंकि उसका जो साम्राज्यवादी शिकंजा जी। पूरे दुनिया भर में फैल रहा है, और अगर हम उसको एप्रिसिएट करें और चीजों को न समझे और हम उसका जो नैतिक विरोध भी न करें तो मुझे ठीक नहीं लगता है। चलिए भले जी जी तेजावत जी, आखिरी पॉइंट कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे? आपकी बात में ये कह देता हूं कि भले ही हमारे डिप्लोमेट्स जो चाहें वो करें, पर एक बतौर संजीदा आदमी होने के नाते हमारी वो मजबूरी नहीं है कि हम अमेरिकी चीजों का विरोध न करें। नगेन साहब जी जी, अब हम चलते हैं निपुण जी के पास। निपुण जी, सॉरी आपको काफी देर वेट कराया, आप सुन रहे थे सारी डिबेट। एक सवाल और मैं बस आपको ऐड करना चाहूंगा, फिर हम जवाद साहब के पास जाएंगे और फिर दीपक वोरा साहब के पास जाएंगे। इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन एक ईरान, एक मुस्लिम कंट्री, भले वो शिया सुन्नी की बात को अगर अलग रख दें, फिर भी जो पूरे खाड़ी के देश हैं या जितने भी मुस्लिम देश हैं 56-58, उनमें से कोई एक भी देश ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहा। भले जनता या जो इस्लामिक लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं वो सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन कोई देश उनके लिए खड़ा नहीं हो रहा। इसको थोड़ा समझाते हुए आपने जो बात सुनी उसको थोड़ा एनालाइज करें प्लीज। देखिए नागिन जी, मैं पहले तो क्या ना कि अगर हम लोग पॉलिटिक्स को देखते हैं, अभी जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है वो पूरी बदल चुकी है। पहले वाली पॉलिटिक्स नहीं रही कि आप यहाँ पे किसी एक को कह सके कि ये इसके पाले में, ये इसके पाले में। रीजन क्या है, देखिए पुरातन हम देखें, पहले से देखें तो यहाँ पे 3-4 प्लेयर रहे हैं। मेन प्लेयर सऊदी और ईरान रहे हैं। ईरान चाहता है कि पूरा मिडिल ईस्ट का या गल्फ कंट्रीज का मैं बादशाह बनूं और इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं। उधर कोशिश रहती है हमेशा सऊदी की रही कि मैं रहूं, और सऊदी इसमें एज ले जाता है मक्का मदीना के कल्चर की वजह से। बीच बीच में कतर और टर्की भी अपना कोशिश करते थे कि हम भी अपना दबदबा जमाएं, कतर के पास अपने पैसे के दम पर और टर्की अपने ऑटोमन एम्पायर के दम पर। लेकिन आज जो सूरत हाल है वो ये है कि यूएई और सऊदी जो दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े होते थे, यानी कि सऊदी में झंडा उठाता था तो यूएई कहता था जो तुम कहो सऊदी, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यूएई और सऊदी में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और आज की जो हालात ये है, देखिए रियलिटी ये है, भले ही वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे आर्टिकल अगर पढ़े, अल जजीरा, मतलब बहुत सारे अलग अलग आप चैनल्स को पढ़े, अलग अलग चीजों को देखें, तो जानकारी ये मिलेगी कि सऊदी नहीं चाहता है कि अटैक हो ईरान के ऊपर। अभी जो तेजावत जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात को मानता भी हूँ कि अमेरिका अगर इस रीजन में आता है, ईरान को कॉन्फ्लिक्ट में या ईरान के साथ में इश्यूज क्रिएट होता है, तो आपको याद होगा कल का ही स्टेटमेंट है, तालिबान ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो हम ईरान के साथ में खड़े होंगे। सऊदी खुलकर तो नहीं बोल रहा है, लेकिन सऊदी नहीं चाहता कि अटैक हो। रीजन ये कि अगर अमेरिका ईरान पर कंट्रोल कर लेता है तो इसका मतलब ये होगा कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बना लेगा, यानी कि फिर इजराइल को कोई रोकने वाला नहीं। और इजराइल क्या है आप ये भी जानिए, इजराइल इज ए पपेट कह लीजिए, या इजराइल को ये कह लीजिए कि अमेरिका ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इजराइल को सपोर्ट करता है। ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी, ज्यूस एक रिलीजन एंगल होता है, वो अलग एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जैसे मैंने कहा, चलो ये तो एक सूरत हाल है, तो अमेरिका इस बात को एनालिसिस कर रहा है, लेकिन ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा। अमेरिका डेफिनेटली, देखिए जो एक जियो स्ट्रेटेजिकल कंडीशंस होती है, अभी सैयद बोल रहे थे कि चीन जेट भेज रहा है, डील चल रहा है। डील होगी 2-4-5 साल लग जाएंगे, तब तक तो खेल खत्म हो जाएगा ईरान का। और चीन ने बताइए, एक मुझे कॉन्फ्लिक्ट बताइए पूरी दुनिया में जिसमें चीन ने ओपनली किसी देश को समर्थन दिया है जो उसके साथ में खड़ा हो। आपको याद होगा जब पिछले दिनों हमास के साथ वॉर हुआ तो ईरान बोलता रहा
अब इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी मारा, ईरान ने हुतीज को भी मारा। हिजबुल्लाह खत्म है आज की तारीख में। आज कोई कहेगा हिजबुल्लाह 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 कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कहीं सीन में नहीं है। थोड़ा बहुत हुतीज को आप कह सकते हैं, हमस गायब हो चुके हैं। तब चीन ने क्या किया, और देखिए चीन के हित केवल अमेरिका के साथ नहीं है, चीन सऊदी इन सब देशों के साथ भी अच्छे खासे ट्रेड करता है। चीन को यह भी दिक्कत है कि अगर कल को हम ईरान के साथ जाते हैं तो ऐसा ना हो जाए कि मिडिल ईस्ट में हमारे अगेंस्ट एक इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हो जाए। आप सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते थे कि सुन्नी मेजोरिटी के कंट्री कल को सिया के लिए जलूस निकाले, ये सब निकाले? जब आपका हमास और इजराइल का वॉर चल रहा था तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनाई, उनके पोस्टर हमने सऊदी की सड़कों पर देखे हैं। मतलब कि कई बार जब वॉर शुरू होने के बाद पता नहीं चलता कि इमोशन किस और क्या हो जाए, टिल्ड हो जाए। लोग भूल गए 7 अक्टूबर को क्या हुआ था इजराइल के साथ। लोगों ने फिर ये देखा कि इजराइल ने क्या किया, कितने हजार लोगों को मार दिया। एक इमोशन उस ओर मुड़ गया। वो 1400-1500 जो लोग इजराइल के मारे गए उनको भूल गए कि किस प्रकार जाके वहां पे हमास के आतंकियों ने जाकर अटैक किया। तो बात ये होती है कि जब वॉर स्टार्ट होता है तो तब ये जो इमोशंस होते हैं पब्लिक के, ये किस ओर टिल्ड हो जाए, ये भी एक मायने करता है। और मुझे लगता है कि अमेरिका अभी बहुत कैलकुलेशन कर रहा है। ये बात फैक्ट है कि अमेरिका ग्राउंड वॉर में नहीं जाएगा। अमेरिका या तो स्ट्राइक्स करेगा, या हो सकता है कि जो अभी उन्होंने कुछ समय पहले किया था, आपको याद होगा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, कि जाकर सीधा प्रेसिडेंट को उठाकर लेकर आ गए। ऐसा भी हो सकता है, और हमने देखा इसी बार। देखें जून में आपको याद होगा खामनेई साहब बंकर में चले गए थे, और अभी 15-20 दिन पहले की बात है तब भी खामनेई साहब बंकर में चले गए थे। सेकंड टाइम मैंने देखा कि खामनेई 2 बार बंकर में गए हैं। तो बंकर में जाने का मतलब यही है कि वो समझ रहे हैं कि अमेरिका ऐसा भी ऑपरेशन जैसा हुआ वेनेजुएला में हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो ये आप जानिए कि जो स्ट्रेटेजिकल जो पोजीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, और पावर के साथ में ये चलती हैं। अमेरिका इस समय अपनी पावर को गेन करने के लिए रिस्क लेने की पूरी कैपेबिलिटी में काम कर रहा है। अमेरिका ये नहीं सोच रहा है। देखिए, और मैं मानता हूं, हमेशा मैंने एक बात कही है कि सुपर पावर बनने के लिए आपको केवल पैसा होना जरूरी नहीं, मिलिट्री होना जरूरी नहीं है। देसी भाषा में कहूं तो लठ बजाने की क्षमता होनी चाहिए। वो अमेरिका में है, रशिया में है और इजराइल में है। ये तीनों पीछे नहीं हटते हैं। चीन उस तरह की पावर कभी नहीं बना है। रशिया अगर चाहेगा तो आ सकता है, लेकिन रशिया इस प्रकार से उलझा हुआ है इकोनॉमिकली और यूक्रेन के साथ वॉर में कि वो नहीं आएगा। चीन ओपनली नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी देते रहो। टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कई साल लग जाते हैं भाई। एक काम नहीं होता है, महीने 2 महीने काम नहीं होता टेक्नोलॉजी को लेकर आने का। तो मैं मानता हूं कि समय लगेगा, तब तक ईरान का खेल खत्म हो चुकेगा। मैं ये मानता हूं। बस लास्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि सऊदी अरेबिया क्यों नहीं चाहता कि ईरान पे हमला हो। अपने अलग रीजंस हैं, और इजराइल के साथ जो उनका टसल है वो तो है ही। जवाद साहब, आपका क्या जवाब है, क्यों कोई कंट्री ईरान का खुल के समर्थन नहीं कर रही? अभी यहाँ पर एकता को क्या हो जाता है, इस्लामिक एकता को, जब अब बात आती है ईरान की? नागेंद्र जी, कुछ चीजों पर मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और कुछ चीजों पे ना इत्तेफाकी इसलिए जाहिर करता हूँ कि चाइना कहाँ खुल करके आया सामने। अभी जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमारी इंडियन आर्मी ने और हमारे देश के लोगों को ये चीज पता थी, और आपको भी पता होगा, दीपक वोरा साहब को पता होगी, कि चाइना जो है पाकिस्तान के साथ अलाई में था। बिल्कुल उसने सपोर्ट करा पाकिस्तान, और इससे ज्यादा खुल करके क्या सपोर्ट करेगा? हम तो भोगी है ना। हाँ, थोड़ी आपकी आवाज कट रही है। चाइनीज बहरूपियों के हम भोगी हैं। माफी चाहूंगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। कोशिश करता है पाकिस्तान के मिल के साथ, और पाकिस्तान को क्या क्या टेक्नोलॉजी और चीज। हाँ, आप कह रहे हैं कि टेक्निकली वो सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, अभी आ रही है। आप कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी के साथ वो जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत पाकिस्तान वॉर में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। और टर्किश ड्रोन के बारे में तो हम जानते ही है कि टर्किश ड्रोन आए थे। तो वोरा साहब, ये थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन करिए, जो बता रहे हैं कि चाइना टेक्निकली तो सपोर्ट कर ही सकता है, और सैटेलाइट इमेजेस और ये सारी चीजें तो टेक्निकली का क्या मतलब है सर? और अमेरिका ऊपर से ठोक रहा है, उसके जहाज ठोक रहे हैं, मिसाइल ठोक रहे हैं, क्या बोलेगा? यहाँ से मिसाइल आ रहा है, वहां से आज मिसाइल आ रहा है, ठोक दो उसको। पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस में जो अब आप जानना चाहते हैं सिंदूर के बारे में, तो मैं बता देता हूँ।
पहले फेज में हमने उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, दूसरे फेज में उन्होंने हम पे हमला किया और उस समय हमारे कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि रियल टाइम में चीनी जो बदमाश हैं वो उनको बैठे हुए नूर खान एयरबेस में बता रहे थे सैटेलाइट यहाँ उनके बजे भारत का जहाज जी इधर उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है। हमने फिर नूर खान एयरबेस को खत्म कर दिया। जब उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन खत्म हो गई, ये आज का जमाना है, 2026 की बात कर रहे हैं, ये मिग 19 का जमाना नहीं है। 2026 में सैटेलाइट ने जब उनका लिंक टूट गया तो उन्होंने अपने लैंड बेस्ड रेडार्स ऑन किए, हमें पता लग गया 1 मिनट का, उनको खत्म कर दिया। उसके बाद वो भागा गया। सर हमारी परंपरा में एक वो था ना, क्या नाम था उसका, महिषासुर ही था ना उसका नाम, जिसको देवी ने मारा था। तो वहां पे जो क्या नाम है उसका, मुनरियाशुर जो है जिहादिस्तान का, वो भी भागा गया, पर अंकल बचा लो मुझे, बचा लो बचा लो बचा लो, तो हमने सब खत्म कर दिया। सो पॉइंट इज सर कि टेक्नोलॉजी ये नहीं होता है कि उसको बैठे बैठे बता दे देखो अमेरिकन जहाज क्या करेगा उसके साथ। और अगर आप इसको 1 करोड़ अपने जहाज भेज दो, पायलट कहाँ है उसके पास? सर मैं तो रहा हूं ना सर, मेरा परिवार फौज के साथ संबंध है सर, 36 महीने रखते हैं एक फ्रेश पर्सन को ट्रेन करने के लिए टू फ्लाई अ प्लेन। ये नहीं है कि जी बटन दबाया हो गया। सो जी दीज आर दी इश्यूज जो सोचनी है। फाइनली सर कि ये पूरी दुनिया अगेंस्ट है अमेरिका के, किसमें दम है? वेनेजुएला में गया था कि नहीं, वो नाम सुना हम्म होगा आपने, वो मदुरो को पकड़ा, मैं भी मिला हुआ उससे, मैं गया हूँ वहां पे, मैं रहा हूँ उस एरिया में। जी बता देता हूँ सर, किसने बोला था डोनाल्ड ट्रंप को कि तू चोर है, तू डाकू है, तू बदमाश है? सब चुप, उसने टैरिफ ठोके, सब उसके पास गए। किसमें दम है? हमने देखी है दुनिया की हकीकत, लेकिन लेकिन जिनके खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। लेकिन वोरा कौन साहब, अगर मुआवजा करेगा? अगर अगर इसी तरह का दबाव कभी भारत पे जब बनाते हैं अमेरिका, तो हमें उस हिसाब से उस सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि भारत ऐसा के कोई पास आज सिचुएशन आर्थिक भारत के ताकत साथ है। होता। भारत के पास आज आर्थिक ताकत है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ। जब हमने अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे, जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो बहुत प्रतिबंध लगाए थे, जी कारगिल की लड़ाई में लगाए थे, 65 में इन्होंने लगाए थे। तभी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने सही कहा बिल्कुल कि इन्होंने हमें बहुत तंग किया, हमें चोट हम्म लगाने की कोशिश, हमने उनको चोट लगाने की कोशिश नहीं की, ना हमें में ताकत थी। आज मुझ में वो ताकत है। जी तो ये कहना कि वो प्रतिबंध लगा, मान लीजिए वो 1 करोड़% टैक्स लगा देता है मेरे गारमेंट्स पे, हम्म पैसा कौन देगा उसके लिए? अमेरिकन उपभोक्ता देगा ना। दीज आर हम्म थिंग्स सर, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, रिग्रेशन एनालिस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। कहने की बातें बड़ी अच्छी हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे, महंगाई वहां बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कहा है कि नहीं मांगा? वही कर रहा है। और हम्म अमेरिकन कोई भी हो, मैं तो रहा हूं कितने साल उस देश में सर, कोई भी अमेरिकन आज नंबर 2 दुनिया में नहीं होना चाहता। हम्म अमेरिका इज नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। बाकी आप जो मर्जी मोरालिटी ये है और ये इसमें लिखा है और इसमें ये लिखा है, उसमें वो सबको कोई इंटरेस्ट नहीं है और सर। He wants ट्रम्प के अटैक को फुल सपोर्ट मिलेगा अमेरिका से सर, अमेरिकन पब्लिक से? 100%। सर फुल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? लोग सड़कों पे आके कहेंगे हम भी लड़ने जा रहे हैं। आपको फौज का चाहिए ना, आपकी फौज जाती है लड़ने के लिए सर। जी और आपकी फौज जब लड़ने के लिए जाती है, ये क्रिकेट मैच जो हो रहा था, कितना सपोर्ट दिया है। अभी जो हम्म हमने ठोका उनको जिहादिस्तान को, वो तो जाके हर चीज में मस्जिद में जाके इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पिट गए। क्या किसने समर्थन किया उनका? सो रियलिटी ऐसे, ये दुनिया बड़ी कठोर है, मैंने तो देखी है दुनिया करीब से, बहुत जी कठिन है। सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। जी अब रूस चाहता है कि ट्रंप इन्वॉल्व हो जाए ना लॉन्ग वॉर, वो लॉन्ग वॉर में नहीं इन्वॉल्व होगा, वो ठोक पीट के आ जाएगा। चलिए ये वेनेजुएला में क्या हुआ था? फाइनल क्वेश्चन सर, एक जी सवाल में जितने ज्ञानी ज्ञानी बैठे हैं, वेनेजुएला के पास भी कितने रूसी और चीनी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स थे, हम्म क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ उनका? एक भी मिसाइल नहीं फायर हुई, क्यों सर? मैं बताऊं? जी क्योंकि वो वाम जो था अमेरिका का, वो हम सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव हम्म द एक्सपर्टीज। अंधेरा कर दिया, उनको पता नहीं लग चलिए रहा। इस ये अच्छा पॉइंट एग्जैक्टली दिस। उठाया, ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया। और ट्रंप ने जेराल्ड फोर्ड भी भेजा है, जो कि वेनेजुएला में उन्होंने यूज किया था। जी जवाद साहब, पहले आप पे आते हैं और उसके बाद फिर तेजावत साहब पे जाएंगे कि क्यों ये रिपीट नहीं हो सकता, जो वेनेजुएला में हुआ वो ईरान में क्यों नहीं रिपीट हो सकता। जी जवाद साहब, फिर तेजावत साहब और फिर निपुण जी के पास जी चलेंगे। जी दो चीजें थी। मैं कभी अभी भी मैंने स्टेटमेंट आपसे एक कहा, कोई किसी तरीके का मिलिट्री सपोर्ट नहीं आएगा, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आएगा, बहुत सी डील्स होंगी, बैकडोर होंगी। और अभी आपको याद होगा कि ईरान के अंदर जो स्टार्क लिंक हम्म था यूएस का, वो बार बार जा करके वहां से कोशिश कर रहे थे कि अपना चला, उसको जो है उसके सिग्नल्स को जाम कराना। जी मुझे लगता है ईरान के पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टारलिंक को जो है वो जैम कर सके, उनके सिग्नल को जो है वो रोक सके। उसके बावजूद चीजें हुई, हमने देखी। किसका सपोर्ट था? बट ऑब्वियस है, रशिया एंड चाइना। तीसरी सबसे बड़ी बात करूं, आप
देखेंगे कि अभी छोटा से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईरान और इजराइल के बीच, तो जी। नो डाउट उन्होंने जो जो मिसाइल यूज करी थी, अभी तो कुछ नहीं था बीच में एकदम से, तो जो हम लोग बहुत बड़ी चीज बताते थे कि इजराइल ऐसा मुल्क है, वो उसकी तो ठीक मोसाद है, इतनी है, उसकी मिलिट्री वो तो ये ठीक है, है, ग्राउंड लेकिन ऑपरेशन लेकिन ये है, वेनेजुएला विदाउट वेनेजुएला वाली यूएस हालत, सपोर्ट, वेनेजुएला वाली विदाउट, हालत अगर मैं ईरान में बात नहीं हो करूं सकती कि जवाद नेटो के साहब? क्या है, दूसरी वेनेजुएला में सबसे जो बड़ी हुआ, वहां भी तो यूएस की रशिया बात रशिया और चाइना ने काफी कुछ बोला, लेकिन जब बचाने की बात आई तो वो नहीं हो बचा पाई, नहीं पाए मदुरो को। नहीं हो, उसका रीजन जी। मेरे भाई नागिन भाई, 30-40-45 साल के अंदर ईरान को रेवोल्यूशन हुआ, उनकी हमेशा से तैयारी जो कही जाती है अवाम के अंदर लोगों की, वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स के आधार पर है। जी। उन्होंने तैयारी ही कर रखी है कि जब भी उनको, आज से नहीं, आप ईरान के अंदर देखिए, लगभग 30-35 साल से उनको ये पता है उनकी लड़ाई जब भी होगी वो अमेरिका से होगी। ड्यूरिंग दी अफगानिस्तान वॉर उनको समझ तैयारी ही कर रखी थी कि मुझे, मेरा जब भी होगा, जब भी कभी भी लड़ाई होगी, जब भी कभी युद्ध होगा, तो मेरा जो है अमेरिका से डायरेक्ट होगा, उसमें ईरान। इससे पहले पहले उसने इतनी प्रॉक्सी तैयार कर ली थी अपनी, इतनी इजराइल के लिए प्रॉक्सी तैयार कर रखी थी, ये जी। सारी ईरान की ही प्रॉक्सीज है। अगर आप देखें, ईरान जी जी को जी 30-35 साल हो गए यूएस के साथ लड़ते हुए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो प्रॉक्सीज उसने स्टार्ट कर रखी है, वो चाहे कतर को काउंटर करने के लिए हो गए, चाहे आप देखें ना सऊदी अरब को भी काउंटर करने। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब और ईरान लगभग लगभग बैकडोर से एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे। कतर ये कह रहा है कि बिल्कुल वॉर नहीं जी होना चाहिए, और जी सऊदी अरब तो ये भी कर रखा है कि आप हमारी एयर स्पेस नहीं यूज करेंगे। खुल करके हो रही है बात, और ये अगर वॉर होगी तो पूरे मिडिल ईस्ट को चपेटे में लेगी। ये खाली चलिए, ईरान तक बात नहीं होगी, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज भी इन्वॉल्व ठीक है, होंगी ठीक है। थोड़ी सी इसमें। आपकी आवाज कट रही है, तेजावत साहब के पास देखिएगा चलते हैं। थोड़ी सी आपकी नुकसान आवाज कट रही है, तेजावत साहब। दो दुनिया दो सवाल। सऊदी और ईरान एक साथ होंगे कभी कभी किसी वॉर में, मतलब खुल के? और जो एक सवाल ये है कि जो वेनेजुएला में हुआ वो ईरान में हो सकता है या नहीं हो सकता है? जेराल्ड फोर्ड भेजने का रीजन क्या है ट्रंप का? जी। देखिए नागिन साहब, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो वेनेजुएला में हुआ वो ईरान में हो सकता है। इसकी कुछ खास वजह देखिए। यूगो चावेज आए थे, दिल्ली आए थे, है जी। ना, और मेरे यूनिवर्सिटी भी आए थे। यूगो चावेज एक इतने पॉपुलर लीडर थे, वो खाली वेनेजुएला ही नहीं, आसपास के देशों में भी। तो उनके रहते पूरे वेनेजुएला में उसके खिलाफ या ऐसे लोग नहीं पनपे थे कि नोबेल प्राइज लेके ट्रंप को दे दें। मादुरो निकोलस हालांकि उनके स्टूडेंट रहे हैं, पर मादुरो निकोलस में वो व्यक्तित्व नहीं है या वो चीजों को मैनेज करने की वो क्षमता नहीं थी, ये मानना पड़ेगा। और थोड़े ही दिनों बाद में जो विपक्ष की नेता है वो नोबेल प्राइज लेके ट्रंप के पास पहुंच जाती है। ईरान की ताकत दरअसल, वो तो सच है कि वो बम्बार्डमेंट कर देता अमेरिका, तो जी। वो उन्होंने तैयारी कर ली थी मेट्रो स्टेशन को बंकर की तरह इस्तेमाल करने के लिए। बम्बार्डमेंट होगा, लोग मरेंगे। इसराइल ने भी बहुत, अभी जो टेस्टिंग जो उन्होंने किया था एक तरीके का हमला कि कौन देश हमारे साथ होंगे कौन नहीं होंगे, तो वो उस समय उनको पता भी चल गया था कि कोई देश नहीं बोलेगा ईरान के पक्ष में, तो वो करेंगे। पर जब तक सोल्जर्स, जब तक जमीन पे नहीं आते हैं, तब तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करना किसी भी देश के बस का काम नहीं है। ऐसी जी। कोई तकनीक नहीं निकली है कि 7 समंदर पार प्रशासन संभाल सके। तो ऐसी हालत में जब वो जमीन पे उतरेंगे, तब अमेरिका के लिए चीजें ठीक नहीं होगी। जब वहां से डेड बॉडीज जानी होगी ना, वहां से अमेरिकन सोल्जर्स की, तो देखिए कि अमेरिका में क्या प्रतिरोध होता है। लेकिन बूट्स तो ऑफ वहां ग्राउंड कभी नहीं जाएगा, बूट्स ऑफ ग्राउंड कभी ईरान नहीं, में कभी नहीं जाएगा। जी कभी जी नहीं जी। जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और वहां के अमेरिका के लोग तब तक ठीक हैं जब तक कि उनको कुछ होता नहीं है। बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, खबरें हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। पर जब उनके लोग मरने शुरू होते हैं ना, तब जी उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। और जी अगर वहां उतरेंगे तो मरेंगे जरूर।
और वहां पे कोई शांति नहीं रहने वाली। पहली बात तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, क्योंकि इराक पे एक मेरे दोस्त थे जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे बॉम्बार्डमेंट के बाद में, जिनके कोरियन है, जी यहाँ दिल्ली में रहे थे काफी साल। तो उन्होंने बताया था कि ऑर्डर्स होते हैं, कोई शायद 20 मीटर से अगर कोई नजदीक आ जाए तो सीधा सिर पे गोली मारी जाती है, कहां से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेंगे? पूरी की पूरी दुश्मन जनता के सामने कुछ गिने चुने सोल्जर्स बैठेंगे और वो क्या करेंगे? बस खाली वहां से तेल निकाल के ले जा सकेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और जी ऐसे जी में तो खुश होने की तो कोई बिल्कुल बात ही नहीं है, क्योंकि वो एक तेल हमें तो मिल नहीं रहा है। एक गंभीर जी मामला तेजावत जी, ये सवाल में बिल्कुल वोरा साहब आपके पास भी आएंगे इसके बाद, और निपुण सर के पास भी आएंगे। एक जो सवाल है ये जो है कि इन्होंने अपनी बहुत बड़ी जो नेवी है वो साउथ चाइना सी से डाइवर्ट करके वो इधर ले आए आपके ईरान के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। अब काफी ज्यादा ये भी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि आपने ताइवान को पूरे डेंजर में छोड़ दिया है और ईरान के चक्कर में आपका ताइवान चीन के पास ना चला जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी आर्मी उधर से हटा करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तेजावत साहब इस पे आप चारों से एक एक कमेंट लेंगे, पहले तेजावत साहब फिर वोरा साहब। सॉरी निपुण जी आपके पास मैं पहुंच नहीं पाया, लेकिन विल गो टू यू एज वेल। तो ये हम समझना चाहते हैं कि ये अमेरिका की एक कोई भूल हो सकती है क्या, या चाइना कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो सकता है साउथ चाइना सी में ताइवान के पास? नगिन साहब, मैं शुरुआत कर लूं? शायद आपका सबसे सवाल है तो मैं शुरुआत कर लेता हूं। जी जी अगर अमेरिका ने ये जो वेनेजुएला वाला कांड किया उसके बाद में वह नैतिक चीज तो खो चुका है। नैतिकता का महत्व कहाँ होता है यहाँ देखिए, अगर अब चीन ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो अमेरिका के पास कोई नैतिक साहस नहीं है कि वो कुछ कर सके, और लड़ाई उससे वो वैसे भी नहीं कर सकता है ना? जी यहाँ ये नैतिकता की चीजें काम आती है कि जब आप पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो आप में हिम्मत नहीं होती है, चाहे आप कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। हालांकि ऐसे जो मामले हैं वो बहुत रेयर होता है। तो अगर कब्जा कर ले तो अमेरिका उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, कड़े प्रतिबंध लगाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, ये चीन कर सकता है। पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है वो खाली है, और आज उस पूरे इलाके में उसका मुकाबला करने की ताकत किसी में भी नहीं है, इंक्लूडिंग किसी में भी नहीं। नगेन जी साहब। जी वोरा साहब, साउथ चाइना सी एक बड़ा दाव खेल दिया अमेरिका ने, रिस्क है? अब मैं सिर्फ तेजावत साहब से कहना चाहता था कि 2005 में ह्यूगो चावेज आए थे, मैं ड्यूटी पे था, मुझे याद नहीं है कि उदयपुर हम गए थे सर आपकी यूनिवर्सिटी में। कोलकाता गए थे और दिल्ली गए थे और कहीं नहीं गए थे सर मैं उनके साथ। हो सकता है सर मेरी याददाश्त कमजोर हो, मैं भूल गया हूँ, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट आप देखेंगे जॉइंट स्टेटमेंट में कि आई एंजॉयड माई विजिट टू कोलकाता एंड दिल्ली। और किसी जगह चीजें मैनिपुलेट नहीं करता, चलिए मैं भूल जाता हूँ इन चीजों को सर, जाने दीजिएगा। आई डोंट कमेंट ऑन दिस। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ चाइना सी की जो अभी आपने जो विषय उठाया है, एब्सोल्युटली क्यों डाइल्यूट कर रहा है अपनी प्रेजेंस वहां पर? क्योंकि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स होने वाली हैं, उसमें कहा गया है कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे ताइवान के ऊपर, आपने जो करना है ईरान को सॉर्ट देम आउट। मैं भी तंग आ चुका हूं ईरान से, मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा, जो तेल आता था वो भी बंद हो गया। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान ने ब्लॉक किया, सब 50% से ज्यादा चीन का तेल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से जाता है, इसीलिए तो वो ये बनाने की कोशिश कर रहा है पाइपलाइन जिहादिस्तान से लेकर चीन तक एटसेट्रा, जो बलोच उड़ाते रहते हैं सारा वक्त। तो इसमें इतना ही मैं कहूंगा कि ये डील हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में, क्लियर इंडिकेशन कि उसकी नेवी जो दुनिया की सबसे पावरफुल है वो ठोकेगा। बॉडी बैग्स की बात सर, अफगानिस्तान से बहुत गए थे बॉडी बैग्स, वियतनाम से बहुत गए थे बॉडी बैग्स, लेकिन वहां की सरकार परवाह नहीं करती, डोनाल्ड ट्रंप परवाह नहीं करता इसकी। ही नोज कि मिलिट्री उसके ऑर्डर्स का वेट करेगी, वो ठोकेगा सर। और एक चीज मैं फाइनली जो आपके साथ जो दूसरे सहयोगी नाराज ना हो, अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है दुनिया के लिए खुशहाली होगी सर, इट बी गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड। ये किसी से, ये हर जगह दखल देते हैं ये लोग सर, खासतौर मिडिल ईस्ट में जिसका ये हिस्सा है भी नहीं। दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। जी थैंक यू वोरा साहब। निपुण जी, काफी देर से आप वेट कर रहे थे, माफी चाहूंगा आपके पास इतनी देर से आ रहे हैं। एक पहले अपना साउथ चाइना सी पे आप अपना ऑब्जर्वेशन बताइए, आपको क्या लगता है उधर क्या हो सकता है, उसके बाद फिर हम वापस ईरान पे आएंगे। जी नागिन जी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, दोनों मुझसे बड़े हैं, मैं दोनों की बात सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे जानकारी मिलती है तो मेरे लिए और अच्छा आनंद की बात रहती है। दूसरा में देखिए, साउथ चाइना सी में चीन ने तो कंट्रोल कर रखा है साउथ चाइना सी में, वहां तो आप देखिए स्पार्टली पार्शल आइलैंड जैसे उसने बना रखे हैं। और अब रही बात ताइवान की, देखिए ताइवान को तो चीन जब चाहे कब्जा कर सकता था, पहले भी और आज भी,
कुछ वजह ये है कि ताइवान के अंदर भी अब जो डुअल पार्टी सिस्टम है, तो दूसरी जो पार्टी है वो तो खुद चाहती है हम चीन का हिस्सा बन जाएं। जी तो मुझे लगता है कि चीन को जरूरत ही नहीं है ताइवान पर अटैक करने की। नहीं तो अगर आप चाइना चीन की जो पीपल्स आर्मी है उसका अगर मैनिफेस्टो देखेंगे आप, तो उन्होंने तो 2025 तक डिक्लेयर किया था कि हम ताइवान को अपने मिला लेंगे। तो जी वहां तो आप चीजों को छोड़ दीजिए, चीन कुछ भी करेगा तो वो कर सकता है, क्योंकि ताइवान से इंटरनली भी समर्थन है पूरा पूरा। ये तो जो केएमटी के समर्थक गए थे 1949 में, वो समर्थक नहीं चाहते कि हम जो है चीन का हिस्सा बने, लेकिन जो लोकलाइट ताइवान है वो चाहते हैं कि हम चीन का हिस्सा बन जाएं। और बाहर भी जो ताइवान के रह रहे लोग हैं वो खुद इसकी लॉबिंग में लगे हुए हैं कि चीन और ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बल्कि सामंजस्यपूर्ण तरीके से इंटरनल ऐसे ही एक दूसरे के साथ हो जाए। जी रही बात दीपक बोरा सर ने जो बात की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए ईरान को आप इतने, ठीक है हम पे ये नहीं वो नहीं, लेकिन कश्मीर तो हमारा मुद्दा है। और हमने तो ईरान को देखा है कई बार, ईरान ने खुलकर कश्मीर के ऊपर बोला है, पाकिस्तान का समर्थन किया है। तो ईरान कौन सा हमारा सगा है? मतलब मैं तो इसको थोड़ा सा इमोशनल एंगल दे रहा हूँ। आप जी देखिए, आपको याद होगा जब हमारे पीएम मोदी इजराइल घूमने के लिए गए थे, विजिट करने के लिए 3 दिन के लिए गए थे, तो ईरान ने खुद कहा था, ईरान के खामनेई ने कहा था कि इन जो काफिर को निकालो आप कश्मीर से। कैसे बोल दिया था उन्होंने वहां इंटरनल मामले में। तो मैं तो थोड़ा सा इस बात पे नाराज भी होता हूँ ईरान से। लेकिन कुल मिला के देखिए इस समय जो माहौल है, एक जियो स्ट्रेटेजिकल जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अमेरिका को अलाउड करती हैं कि दैट इज द राइट टाइम। ये बात सही है कि अमेरिका ग्राउंड नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि हम रशिया यूक्रेन की तरह उलझ जाएं या और तरह के कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाएं। वो सीधा स्ट्राइक्स करेगा। स्ट्राइक के अलावा ये वेनेजुएला जो ऑपरेशन की बात करेगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। और रही बात ये मॉरलिटी कौन किस साथ आ जाएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक ही नियम है, गिव एंड टेक का। ईरान के पास ऐसा क्या है जो दुनिया को दे दे और दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाए? मुझे नहीं लगता कुछ देने के लिए आज की तारीख में ईरान के पास में है। और जी डेफिनेटली ईरान की फोर्सेस उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, दे आर द फाइटर्स, हम मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एयरफोर्स के मामले में, नेवी के मामले में, मैं तो फुटेज देखता हूँ डेली। आप देखिए कैसी छोटी छोटी बोट लेके घूम रहे हैं ईरान के लोग। अमेरिका के शिप्स जाएंगे, कहाँ गायब हो जाएंगे। तो वो 79 से पहले के, और डेफिनेटली जो अगर 79 जैसा रिज्यूम आता है तो वो भारत के लिए ज्यादा फेवरेबल है। जो जी जो खुले विचारों वाले जी राजनयिक थे। जी जवाद जी साहब, आप मुझे लगता है आप अभी बने हुए हैं हमारे साथ, सैयद जवाद साहब। अच्छा, मुझे अभी बताया जा रहा है कि वो हमारे साथ नहीं है। चलिए अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं, बस 1-2 सवाल और हैं। सबसे पहला सवाल वोरा साहब आपके पास चलते हैं। अगर ये अटैक होगा तो हम तो सुनते ही जा रहे हैं ठोकेगा ठोकेगा, लेकिन अभी वो वॉर ऐसा कोई शुरुआत हुई नहीं है। तो अभी आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने जैसा बोला था कि अगले महीने हो सकता है कि स्ट्राइक होगी, क्योंकि ईरान ने अभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की है और बातचीत चल रही थी। लेकिन आपका क्या विचार है, क्या लगता है आपको, किस चीज का इंतजार हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर डील तो लगता नहीं है कि सक्सेसफुल होगी। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। हम बताते नहीं है कि 14 तारीख को हम ठोकेंगे, ये कोई नहीं करता है सर। जिनको जी फौज का थोड़ा भी मालूम है जियो पॉलिटिक्स का, वो जानेंगे कि हम चीज ऐलान नहीं पहले करते, और हल्के से ये मारेगा जब ईरान से। अभी तो ईरान के बारे में बहुत कुछ आप मीडिया में पढ़ते हैं, ईरान के इतनी मिसाइल है, एक मिसाइल है जो चांद पर जाके वापस आ सकती है, ये बना दिया वो बना दिया। अरे बकवास करने की क्या जरूरत होती है सब चीजें कहने के लिए? अगर आपके पास है तो दिखाओ हमें, एक गिरा दो जहाज अमेरिका का, हिम्मत है? और ये ट्रंप इंतजार कर रहा है। खुद ही वन उनके अटैक, B2 सुन लीजिए बॉम्बर्स सब, को मैं खत्म उड़ाते कर हैं रहा हूं, सर। मैं समाप्त कर रहा हूं, मुझे कहीं और जाना है। मैं बता देता, एक अमेरिका पे अटैक हुआ शिप पे, नेटो जी का आर्टिकल 5 आ गया, सारा पश्चिम निगल जाएगा ईरान को, और मुल्ला को पता नहीं होगा मैं कहां भागूं। ये इसका खेल है। तो जो कुछ वो इस समय प्रोवोक कर रहा है, बस मुझ पे हमला कर तो सही, फिर आर्टिकल 5 शुरू हो जाता है। अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। जी सोच जी लीजिए मैंने कहा। जी ठीक है तेजावत मैं साहब, चलता थैंक हूं यू सर। सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। तेजावत साहब, थोड़ा आप अब बताइए, आपको क्या लगता है कब हो सकता है हमला, कि ये अभी लंबा मैं बस चलेगा? एक ट्रंप जी की चीज में धमकी। गौरव साहब को एक फैक्चुअली करेक्ट कर लेता हूँ। ह्यूगो चावेज 2005 में जेएनयू आए थे, मैं वहीं था। और जो हेनरी किसिंजर साहब है, वो 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है 1998 में आए थे। तो मैं जगत मेहता साहब के घर पर ही था, स्टूडेंट जी था गौरव साहब। तो देखिए मैं मैनिपुलेट नहीं करता गौरव साहब चीजें,
बाकी खतरा हो सकता लगता है है। वोरा साहब प्रोग्राम छोड़ चुके हैं वो, लेकिन ठीक है, अच्छा, हमारी आपकी मुलाकात उनसे जरूर होगी दोबारा, और इसको हम दोबारा ठीक है। चर्चा करेंगे। और हाँ, हाँ। जी, लेकिन अब यही हम समझना चाहते हैं कि इंतजार किस चीज का चल रहा है, और लोग भी पूछते हैं कि आप रोज तो शो कर रहे हो, लेकिन हर दिन आपको एक नई अपडेट मिलती है। अटैक के बारे में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता। तैयारियां बहुत हो रही है, और बहुत जोर शोर से दोनों ही देश कर रहे हैं तैयारी। जी तेजावत साहब। बिल्कुल, हाँ, ये सही बात है। और अगर अमेरिका इस समय अगर नहीं कर पाए, तो जैसे कि नुपुन साहब ने भी बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि बाद में अमेरिका की कैपेसिटी है कि इस पूरे रीजन में वो अपना प्रभुत्व जमाए। पर अगर ये लड़ाई नहीं होती है, तो इसका अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो भारत है, क्योंकि जी भारत को अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी वो सिक्योर करने का मौका मिलेगा। उसके अलावा तेल के दाम यहाँ नहीं बढ़ेंगे, चीजें स्टेबलाइज रहेगी, और अमेरिकी वर्चस्व वाली जो व्यवस्था है उसके चंगुल में ये दुनिया जाने से बच जाएगी। नगीन साहब। जी, निपुण जी, आपके हिसाब से किस चीज का इंतजार चल रहा है, कब होगी ये लड़ाई, और अगर इंतजार हो रहा है तो किस चीज का हो रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में भी स्थिति ये है कि सऊदी जैसे देश भी नहीं चाहते कि अटैक हो। हालांकि यूएई चाह रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि यूएई के मैं देख रहा था कई सारे जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स हैं उनके, जब मैं ट्वीट्स को देखता हूँ तो जी वो चाह रहे। तो मुझे लगता है एक तो हो सकता है कि इस चीज का वेट करना कि भाई मिडिल ईस्ट में हमारी जो स्थिति है, जो हमारी पोजीशन है वो स्ट्रोंग रहे, तो ये बात हो सकती है। दूसरा, देखिए, अमेरिका कहीं ना कहीं रिस्क को कम आंकने की या कम करने की एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, एक पुरानी टेक्निक भी कही जाती है, आप जानते भी होंगे, कि किसी भी कंट्री पर आपको अटैक करना है तो आप उसको माहौल बनाओ ताकि वो कंट्री, जो छोटा मुल्क है, वो एकदम रेडी मोड में आ जाए। जी और जब वो रेडी मोड में आता है तो कब तक रेडी मोड में रहेगा, ऑटोमेटिकली थकेगा, तो फिर जी उसके ऊपर अटैक कर दो। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। हालांकि आपको याद होगा दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है, जी ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत करने जिनेवा की तो बातें जिनेवा में रखी गई बात है। कर रहे हैं। जी हाँ, तो हो सकता है कि वो जिनेवा में बात कुछ उधर पॉजिटिव दिखाई दे, सक्सेस दिखाई दे। देखिए, अमेरिका को भली एक बात जानिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं होती। सब अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं, ये बात सही है। लेकिन जी एक मॉरल ग्राउंड रखते जरूर हैं कि हमने बातचीत की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई, 2 बार की, 3 बार की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। ये दिखाने का तरीका होता है। जी बात ये कि अब जो सेकंड राउंड है उसमें देखते हैं क्या पॉजिटिविटी आती है, क्या आता है, उसका जो बयानबाजी होती है, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। और ये बातचीत के माध्यम से उलझाने का प्रयास भी होता है कि हम लोगों को अपने आप को और प्रिपेयर करने का मौका मिल जाए, और ज्यादा हमको टॉक्स करने का जी अदर कंट्री से मौका मिल जाए। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस समय अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप अपने रहते रहते जी ईरान के साथ में इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। ये बात जी में कोई दो राय नहीं है। चलिए देखते हैं ये एप्स्टीन फाइल्स का मामला है या क्या है, कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स के आते आते और उसके पहले वो कर देंगे अटैक, के इंतजार करेंगे। बहुत सारी चर्चाएं यूएस की मीडिया में चल रही हैं, और एप्स्टीन फाइल्स को बहुत ज्यादा टटोला जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि अब नेतन्याहू का भी नाम आ गया है एप्स्टीन फाइल्स में। तो देखते हैं कि आगे कैसा मामला रहता है। फिलहाल जो हमें अपडेट मिल रही है वो यही है कि यूएसए की ट्रंप ने अपनी 1/3 नेवी जो है वो ईरान की तरफ भेज दी है, और बिल्कुल हम ऐसे कगार पर हैं कि कभी भी वहां पर वॉर हो सकता है। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा तेजावत साहब और फिर निपुण जी से, कि इस पूरे मामले में भारत को अभी अपना संयम ऐसे ही बरतना चाहिए, कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है अभी इस आग में घुसने की? बिल्कुल, भारत को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, आग में घुसने की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई सम्मिलित रूप से अगर कहीं कोई बयानात आता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अमेरिका परस्त होने की जरूरत नहीं है। जी और इसके खतरे हैं नगीन साहब। जी। जी निपुण जी, बस आखिरी कमेंट। नहीं, देखिए, मैं कहूंगा कि जो स्थिति है वो स्थिति भारत के लिए, मैंने कहा था आपको कि ईरान बहुत सगा नहीं है, कश्मीर के मुद्दे पे कई बार बोला है। जी ठीक है, हमको बस यही है कि हमारा पड़ोसी है, हमारे नेबर में कोई डिस्टरबेंस होता है तो अगर आग लगेगी तो तपिश जो है हमारे घर तक भी आएगी। ये एक मामला हो सकता है। बाकी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में मुझे लगता नहीं कि भारत ज्यादा जाएगा, क्योंकि पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, चलता है अमेरिका ईरान के बीच में। इधर इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे टाइज हैं, हम उसको खराब नहीं करेंगे। खुद अभी आपको याद होगा, कल ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा भी है कि पीएम मोदी हमारे आने वाले हैं, वी जी आर
पीएम मोदी, इस तरह की बातें उन्होंने बोली हैं, तो वो भी अपना गोल फिट कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू भी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें होने वाली हैं, और भारत के लिए कोई इस तरह का इशू नहीं है। भारत शांत ही रहेगा, जो भारत का स्टैंड पहले से रहा है वैसे स्टैंड भारत का इस बार भी रहने वाला है। जी, तेजावत साहब, निपुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में आप आए और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन दी। जैसा कि आपने बताया कि सऊदी और ईरान का बैकडोर में कुछ अलग ही मामला चल रहा है और इतनी कोशिश हो रही है कि ईरान पे अटैक ना हो। फिलहाल हम आपको बस आखिरी अपडेट दे देते हैं कि मार्को रूबियो ने जो बोला है, उन्होंने कहा है कि ये डील होना ईरान और यूएसए के बीच लगभग असंभव लग रहा है। इसका मतलब यही है कि अटैक तो होगा, अब ये किस वक्त होगा ये जानकारी बस अब बाकी रह गई है, वो भी हम देखेंगे और आपके पास ये अपडेट लाएंगे। अब आप 9 बजे हमारा एक प्रोग्राम है देश दिन भर, जिसमें हम आपको टॉप खबरें ला करके देते हैं और बहुत ही डिटेल्ड विश्लेषण रहता है जो हमारे साथी मित्र लेकर के आते हैं। तो 9 बजे आप देश दिन भर देखना ना भूलें। मेरा नाम है नागेन और आप देख रहे थे तरकश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.